हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम अपना सीडीपी का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। ठीक है, हमारा ये 3rd चैप्टर है। आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि बालक के विकास में आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और बालक के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको जानने से पहले यही जानते हैं कि आनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है और वातावरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है। ठीक है, जो कि माता पिता में कहाँ से आता है, माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, आनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है, आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से है, यानी कि ट्रांसमिशन से है, जो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो कि माता पिता से बच्चों में जीन के द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपसे बताया कि वातावरण, तो वातावरण का क्या तात्पर्य है, तो वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति में उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब देखिए बालकों के विकास में जो है आनुवांशिकता तथा वातावरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो इस महत्व को दिखाने के लिए व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में जो आनुवांशिकता तथा वातावरण के तुलनात्मक महत्व को दिखाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने 2 तरह के अध्ययन किए। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो आपका आनुवांशिकता है तथा जो वातावरण है इसका जो तुलनात्मक महत्व है, ठीक है, इसके तुलनात्मक महत्व को दिखाने के लिए 2 तरह के अध्ययन किए। ठीक है, स्टडीज़ की। कौन कौन से, तो पहला किया जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, स्टडीज़ ऑफ ट्विन चिल्ड्रन, और दूसरा किया पोष्य बच्चों का अध्ययन, यानी कि स्टडीज़ ऑफ फोस्टर चिल्ड्रन। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि जुड़वा बच्चों का जो अध्ययन है उसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो जुड़वा बच्चे हैं तो उसमें एकांकी जुड़वा बच्चे, ठीक है, एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका कि पालन पोषण एक समान वातावरण में हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनका जो पालन पोषण हुआ वो एक ही वातावरण में किया गया। तो उस पर जो अध्ययन किया गया उसमें क्या उनको निष्कर्ष निकला, ठीक है, क्या रिज़ल्ट मिला उसको उन्होंने बताया। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिला। तो एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका पालन पोषण एक समान वातावरण में हुआ है, इसमें गैसेल तथा थॉमसन, ठीक है, 1929 में इस पर अध्ययन किया था। किसने, गैसेल तथा थॉमसन ने 1929 में इस पर अध्ययन किया था। और इन्होंने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि व्यक्ति का निर्धारण जो है वो वातावरण की समानता तथा आनुवांशिकता की समानता दोनों के आधार पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष दिया कि व्यक्ति का निर्धारण वातावरण की समानता तथा आनुवांशिकता की समानता दोनों के आधार पर होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका कि पालन पोषण जो है वो अलग अलग वातावरण में हुआ। ठीक है, 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनका कि पालन पोषण जो है वो अलग अलग वातावरण, पहला जो था वो था कि जुड़वा बच्चे जिनका कि पालन पोषण एक समान वातावरण में किया गया। ठीक है, और दूसरा जो अध्ययन किया गया कि जुड़वा बच्चे हैं लेकिन उनका जो पालन पोषण किया गया है वो अलग अलग वातावरण में किया गया है। तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, तो आइए देखते हैं। तो ये जो अध्ययन था ये मनोवैज्ञानिक न्यूमैन, फ्रीमैन तथा हॉलजिंगर, ठीक है, इन्होंने किया था 1937 में। किस ने किया था, न्यूमैन, फ्रीमैन तथा हॉलजिंगर ने 1937 में किया था।
और इन्होंने इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, यह रिजल्ट निकाला कि व्यक्तित्व कुछ तो आनुवंशिकता द्वारा और तथा कुछ जो होता है वह वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो कुछ जो है आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है और कुछ जो है आपके वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अतः व्यक्तित्व जो है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की ही अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में, बालक के विकास में जो आनुवंशिकता और वातावरण है दोनों की ही समान भूमिका होती है। ठीक है, दोनों के अंतःक्रिया द्वारा ही यह निर्धारित होता है। अब दूसरा था, हमने यहाँ पर देखा था कि वैज्ञानिकों ने 2 अध्ययन किए थे ना, जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया था और दूसरा पोष्य बच्चों का अध्ययन किया था, यानी कि स्टडीज़ ऑफ फोस्टर चिल्ड्रन। ठीक है, ये पोष्य बच्चे हैं। ठीक है, पोष्य बच्चों का अध्ययन। अब इसमें क्या किया गया, तो देखिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मनोवैज्ञानिकों ने पोष्य बच्चों का अध्ययन करके वातावरण तथा आनुवंशिकता के तुलनात्मक महत्व का अध्ययन किया। ठीक है, और इस अध्ययन के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 2 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या जो पोष्य बच्चे हैं, ठीक है, क्या पोष्य बच्चों के व्यवहार में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है। ठीक है, क्या जो पोष्य बच्चे हैं उनके व्यवहार में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो यह था कि यदि अनुकूल वातावरण मिले, ठीक है, यदि अनुकूल वातावरण में ऐसे बच्चों को रखकर पाला पोसा जाए तो क्या उनके कुछ जो खास गुण होते हैं जैसे कि बुद्धि वगैरह, ठीक है, इंटेलिजेंस आदि में परिवर्तन आता है। ये 2 सवाल जो है उन्होंने इस अध्ययन के द्वारा इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने का इन्होंने प्रयास किया। तो अब देखिए इसमें क्या उत्तर दिया है इन्होंने। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो 2 प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया उसमें देखिए सबसे पहले प्रश्न के संबंध में जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, तो इन सभी मनोवैज्ञानिक के जो बहुत सारे मनोविज्ञान थे जिसमें कि बर्ग्स हैं, स्किल्स हैं, स्कोडक हैं, ठीक है, इन्होंने अपना अपना अध्ययन किया और प्रश्न का जो है उत्तर देने का प्रयास किया। और इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि के निर्धारण में, ठीक है, बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का महत्व है, न कि किसी एक का। ठीक है, बुद्धि के निर्धारण में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का ही महत्व होता है, न कि किसी एक का। और दूसरे जो प्रश्न था, ठीक है, और दूसरे प्रश्न के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अध्ययन करके यह दिखा दिया कि जो पोष्य बच्चे हैं उनको कुछ अनुकूल अगर वातावरण दे दिया जाए, ठीक है, कुछ उनको अनुकूल वातावरण मिल जाए, फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको मिल जाए, तो उनकी जो बुद्धि के जो स्तर है, उनके बुद्धि के स्तर में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आनुवंशिकता के कुछ नियम हैं, ठीक है, जिसमें कि मेंडल ने आनुवंशिकता के 2 नियम बताए हैं। ठीक है, अब मेंडल जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए जो मेंडल हैं इन्होंने क्या किया था, इनका नाम था गिगरर मेंडल, ठीक है, जोहान गिगरर मेंडल, और इन्होंने इसमें बहुत ही आनुवंशिकता में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे विभिन्न तरह के जो मटर होते हैं, पीज होते हैं, उनको संकरित करके यानी कि क्रॉसिंग करके आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो जो उनके द्वारा जो आनुवंशिकता के जो 2 नियम बताए गए हैं उनको हम देख लेते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकता के कौन से 2 नियम बताए हैं। तो पहला बताया है उन्होंने पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा बताया है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। अब देखिए पृथक्करण का सिद्धांत क्या बताता है, तो पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह यह बताता है कि जो गुण, ठीक है, पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है वह समाप्त नहीं होता है,
बल्कि बाद की जो संकर पीढ़ी में कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जो गुण पहले की संकर पीढ़ी में, ठीक है, हाइब्रिड जनरेशन, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में जो गुण दबे होते हैं या छिपे होते हैं वो समाप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि बाद के जो आपके ये संकर पीढ़ी जो होगी ना, उसके कुछ सदस्यों में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए, पृथक्करण के सिद्धांत में मेंडल का कहना था कि दबे हुए गुण अन्य गुणों के साथ मिल करके अपना अस्तित्व नहीं खो देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से फिर तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि मानव शिशुओं में पृथक्करण के सिद्धांत का क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से पाया गया है। विशेष रूप से आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीज़ में इस सिद्धांत की जो क्रियान्वयनता है वो देखने को मिलती है, यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक बोलते हैं ना कि ये बीमारी तो जेनेटिक है, ठीक है ना, ये दादा से परदादा से सबको, एक माता पिता सबको एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते आया है और वो बच्चे तक भी पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसे जो गुण होते हैं वो दबे रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो माता पिता के जो गुण होंगे वही बच्चे में आएगा, जो परदादा परदादी परनाना परनानी या आपके दादा दादी, इनके अंदर भी जो गुण, जो दबे हुए गुण होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होकर के किसी भी सदस्य में आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा है हमारा स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ देखिए स्वतंत्र ये छटाई है, ठीक है, स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब ये क्या बताता है, तो इसमें देखिए क्या है कि यह बताता है कि किसी एक अनुवांशिक गुण यानी कि जेनेटिक ट्रेट का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात वह स्वतंत्र होता है। जैसे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे के फूल का रंग, ठीक है, मेंडल ने क्या पाया था कि मटर के पौधे के फूल का जो रंग है, मटर के फली के आकार, डंठल की लंबाई इत्यादि गुणों से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब आइए देखिए, व्यक्तियों में आनुवांशिकता के संबंध में कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए पहला कि देखिए बालक की आनुवांशिकता में सिर्फ उसके माता पिता की देन नहीं होती है। ठीक है, बालक की आनुवांशिकता में सिर्फ उसके माता पिता की देन नहीं होती, बल्कि बालक की आनुवांशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, दादा दादी से या नाना नानी से, और शेष भाग परदादा परदादी परनाना और परनानी इत्यादि से मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह है कि एक शिशु जो है वह पूर्णतः अपने माता पिता पर ही सिर्फ निर्भर नहीं रहता है, अपने पूर्वजों के गुणों को अपने में कुछ हद तक सम्मिलित किए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सदा जोड़े में होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में जीन भी जोड़े में होते हैं। इन्हीं जीन के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोसोम्स माता से, ठीक है, किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोसोम्स माता से तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं। ठीक है, और इस तरह कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स जाते हैं। ठीक है, ये 40 नहीं 46 है। ठीक है, क्रोमोसोम्स बालक या नवजात शिशु में होते हैं। ठीक है, इनमें 22 जोड़े यानी कि जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो बालक या बालिका में आकार एवं विस्तार में समान
होते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, इनमें से जो 22 जोड़े यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें से 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो बालक या बालिका में आकार एवं विस्तार में समान होते हैं। ठीक है, इन्हें ऑटोजोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोजोम्स कहा जाता है। अब देखिए जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है वो यौन क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो बालिका में 23वां जोड़ा जो होता है वो यौन क्रोमोसोम्स होता है, जो बालिका में समान अर्थात XX, ठीक है, देखिए XX होता है, परंतु बालक में भिन्न अर्थात कि X और Y होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे। Y जो क्रोमोसोम्स होता है वो X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा में छोटा होता है तथा इसमें X क्रोमोसोम्स की तुलना में कम जीन होते हैं। ठीक है, मानव में शिशु के यौन निर्धारण का माता पिता द्वारा माता पिता द्वारा होता है। ठीक है, न कि केवल माता द्वारा। ठीक है, तो बालकों में जो यौन का निर्धारण होता है वह माता पिता दोनों के द्वारा होता है, न कि केवल माता द्वारा। अब आगे देखिए कि आनुवांशिकता तथा वातावरण का जो है वो बालकों की शिक्षा के लिए क्या महत्व है। अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए महत्व। तो देखिए बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना है ना। और इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पहलू जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बालक की आनुवांशिकता काफ़ी अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया तो उसका जो शैक्षिक विकास है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि बालक की जो है वो आनुवांशिकता तो बहुत अच्छी है लेकिन उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, तो उसका जो शैक्षिक विकास है, उसका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो सही प्रकार से, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि बालक आनुवांशिकता की दृष्टि से निम्न तथा पिछड़ा हुआ है परंतु उसे एक अच्छे वातावरण जैसे कि अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा दे दी जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से उसका विकास भी उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के लिए भी, बालक की शिक्षा में भी जो आनुवांशिकता और वातावरण का समान महत्व है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनका वातावरण के माध्यम द्वारा काफ़ी हद तक विकास नहीं किया जा सकता। जैसे हम कितना भी हम शैक्षिक वातावरण को उन्नत क्यों न कर दे, जो बालक, सभी बालकों को हम जो है वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ये चित्रकार, ये हम नहीं बना सकते ना। सभी बच्चों को एक समान हम सब कुछ तो नहीं बना सकते। कितना भी अच्छा वातावरण दे दीजिए, है ना, शैक्षिक वातावरण दे दीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर ही बन के निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब आइए देखते हैं कि बालकों की जो आनुवांशिकता तथा वातावरण का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। बालकों की आनुवांशिकता का और वातावरण का शिक्षकों के लिए महत्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
सबसे पहले क्या है कि शिक्षकों के लिए बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। जागरूक एवं अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह बालकों की आनुवंशिकता एवं अन्य जैविक गुणों से परिचित हो जाएं तथा उनके घर, परिवार एवं सामाजिक वातावरण जिसमें वो रहते हैं उससे वो भली भांति अवगत हो जाएं। ठीक है, इससे बालकों के बौद्धिक विकास, समायोजन तथा अनुशासन संबंधी समस्याएं जो होती हैं उसको शिक्षक जो होता है वो स्वयं हल करने में समर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हाँ तो चलिए देखते उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि एक बालक स्कूल में इसलिए दुर्व्यवहार यानी मिसबिहेव कर सकता है क्योंकि उसमें एक असामान्य ग्रंथीय अवस्था हो सकती है, या वह इसलिए भी दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि वह एक ऐसे परिवार से आता है जहां अच्छा तौर तरीका कभी सिखाया ही नहीं जाता। ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए कि वर्ग में एक कक्षा में एक बालक को कुछ सिखाने के लिए इसलिए असमर्थ हो सकता है। ठीक है, एक वर्ग में एक बालक कुछ सीखने में इसलिए असमर्थ हो सकता है क्योंकि उसमें उपयुक्त विटामिन की मात्रा पर्याप्त नहीं है, या वह ढंग से सीखने के लिए प्रेरित भी नहीं हो सकता है। और यदि शिक्षक को बालक की आनुवंशिकता और उसके जैविक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो तथा साथ ही साथ यदि वह पारिवारिक और सामाजिक बातें जो उसका वातावरण है, ठीक है, बालक का जो सामाजिक और उसका जो पारिवारिक वातावरण है, अगर उससे भी भली भांति परिचित होगा तो वह इससे स्वयं ही शिक्षार्थियों की कई समस्याओं को हल करेगा, आसानी से उसका समाधान ढूंढ सकेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी बालकों की जो आनुवंशिकता है और वातावरण है उसका बहुत ही महत्व होता है। उसकी जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए कि कोई भी बालक जो है उसके घर का जो वातावरण है या उसके आसपास का जो वातावरण है जहाँ से वो बच्चा आता है, उसकी जो माता पिता जो हैं, बाकी घर परिवार के जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, कैसा उनका बोली है, कैसी भाषा है, कैसा व्यवहार है, बहुत सारी चीज़ें जो बालक का है वो इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इन सब चीज़ों का अगर ज्ञान पहले से ही शिक्षक को होगा, भली भांति अगर वो इन सब चीज़ों को समझ सकेगा, तो बच्चा जो कक्षा में जो भी व्यवहार करेगा उसको उसके समस्या का समाधान करने में शिक्षक को बहुत ही सरलता होगी। वह आसानी से इन सब का हल निकाल सकेगा और बच्चे की जो है मदद कर सकेगा उसके शैक्षिक विकास में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने समझा कि बालक के विकास में जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही समान महत्व है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। अगर एक बालक को एक अच्छे परिवार का बालक है, ठीक है, लेकिन अगर उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला तो भी बच्चे में कमी रह जाएगी। और बच्चा जो है, मान लीजिए कि अगर किसी अच्छे परिवार से नहीं है और उस पर आनुवंशिकता का प्रभाव तो पड़ेगा ना बच्चे के ऊपर, और उसको हमने एक अच्छा वातावरण दे दिया तो उसमें भी त्रुटि रही जाएगी। यानी कि बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, दोनों का ही समान महत्व होता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने अपना जो 3rd चैप्टर है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्या पढ़ेंगे, समाजीकरण की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं सिर्फ CDP की ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं PGT हिस्ट्री के लिए और सीटेट पेपर 2 के भी मैं वीडियो बनाती हूँ और उसे अपलोड करती हूँ। आप लोग मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो PGT हिस्ट्री जो भी मेरे दोस्त हैं जो KVS या NVS
या जो भी अपनी तैयारी कर रहे हों एज अ पीजीटी टीचर हिस्ट्री के लिए, तो वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।